आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन में व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति। सांख्य दर्शन अर्थ क्रिया भेद से किसी भी वस्तु को अलग नहीं मानता है। जैसे अग्नि को अर्थ क्रिया भेद से कहीं पर तो जलाने वाली, कहीं पर प्रकाश करने वाली, इस तरीके से माना जाता है। पर इसका तात्पर्य यह है कि वह अलग अलग अग्नि नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रयोजन से प्रयुक्त होने वाली एक ही अग्नि है। जिस तरीके से हम एक अग्नि को उसके अलग अलग प्रयोजन के आधार पर सिर्फ प्रयोजन की दृष्टि से अलग देखते हैं, अन्यथा वह स्वरूप में एक ही है, ठीक इसी प्रकार से सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति के मूल कारण के रूप में प्रकृति को देखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, अर्थात वह सृष्टि की उत्पत्ति के लिए दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति जो कि जड़ है और पुरुष जो कि चेतन है। यह प्रकृति इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है, परंतु इसको दो रूपों में देखा जाता है। एक तो वह प्रकृति जो व्यक्त रूप में सृष्टि का निर्माण करती है, और एक वह प्रकृति जो अव्यक्त रूप से प्रधान के रूप में या मूल प्रकृति के रूप में मौजूद होती है। सांख्यकारिका के 10वें सूत्र के अंदर इस प्रकृति के व्यक्त और अव्यक्त रूप की विवेचना की गई है और उसके स्वरूप की चर्चा करते हुए उसके विशेषताओं का वहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर हम व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के स्वरूप को देखें तो उसमें व्यक्त प्रकृति के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, विपरीतम। इसी प्रकार से अव्यक्त प्रकृति के कुछ लक्षण बताए गए हैं, कारण रहित, व्यापक, निष्क्रियम, एक, अनाश्रितम, अलिंगम, अवयवरहितम, स्वतंत्रम। व्यक्त प्रकृति के इन लक्षणों की यदि हम विवेचना करें तो पहला उसकी विशेषता है हेतुमत। हेतु का मतलब होता है कारण। सांख्य दर्शन में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हम देखते हैं सृष्टि में कोई भी क्रिया, कोई भी घटना अकारण नहीं होती है, प्रत्येक घटना का एक निश्चित कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से सृष्टि के सांख्य दर्शन में जो सृष्टि के विकास की क्रिया बताई गई है, सृष्टि क्रम बताया गया है, उसमें प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जो तत्व है उसका एक कारण होता है। जैसे कि प्रकृति से महत यानी बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से मन, अहंकार, इस तरीके से बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से शेष अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अहंकार का कारण बुद्धि है, यानी अहंकार महतत्व या बुद्धि से उत्पन्न होती है। तो हेतु मत का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्त प्रकृति होती है वह सकारण होती है, वह अन्य वस्तुओं को उत्पन्न या अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है। दूसरा इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता अनित्यम। अ का मतलब है नहीं, नित्यम का मतलब है, नित्य मतलब जो सदा सर्वदा के लिए नहीं होती है। नित्य से तात्पर्य है जिसका अस्तित्व सदा के लिए हो, यानी भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालों में जिसकी सत्ता हो, वह नित्य कहलाती है। परंतु जो अव्यक्त प्रकृति है वह नित्य न होकर अनित्य है, अर्थात तीनों कालों में जो नहीं रहती हो वही प्रकृति व्यक्त प्रकृति कहलाती है। इसीलिए ऐसी प्रकृति किसी काल में है, किसी में नहीं है, और इस कारण से उसको हम विनाशशील भी मानते हैं। अव्यापी, अ का अगेन यहाँ मतलब है नहीं से, और व्यापी का अर्थ, व्यापक से अर्थ है जो सर्वत्र हो या अधिकाधिक स्थान पर रहते हो। व्याप्य वह है जो कम स्थान पर रहता है। इस दृष्टि से अगर हम प्रकृति को देखें तो वह अपने व्यक्त रूप में मूल प्रकृति के अपेक्षा कम व्यापक होती है, यानी जो मूल प्रकृति जिसे हम अव्यक्त कहते हैं वह
सर्वत्र व्याप्त होती है, जबकि उसके मुकाबले अव्यक्त प्रकृति जो व्यक्त प्रकृति है वह कम स्थानों पे पाई जाती है। फिर सक्रियम, इसकी एक अन्य विशेषता है। सक्रियम का अर्थ वही है कि जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें क्रिया होती है, जिसमें गति होती है। क्रिया वही होती है जहाँ विजातीय प्रवाह से संपर्क हो। महत, अहंकार आदि पदार्थ क्रियाशील हैं क्योंकि वे संसार काल में संचरण करते हैं। जो जिसमें भी, जहाँ पर भी गति होगी, परिवर्तन होगा, विनाशशीलता होगी, वे तत्व सक्रिय इस विशेषता से परिपूरित होंगे। तो ये पदार्थ ग्रहण किए गए शरीर को पुनः पुनः ग्रहण करते हैं। इस दृष्टि से जो प्रकृति है, कौन सी, व्यक्त प्रकृति, वह सक्रिय है। अनेकम, यहाँ अनेक का अर्थ है कि एक से अधिक सजातीय भेदों से युक्त। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्त प्रकृति तो एक ही है, परंतु उसका स्वरूप अलग अलग तरीके से व्याख्यात किया जाता है। जैसे कि आम के मौसम में जब हम आम खाते हैं तो आम तो एक ही होता है, परंतु उसकी भिन्न भिन्न किस्में होती हैं। दशहरी है, लंगड़ा है, हाफूस है। इस तरीके से अलग अलग वैरायटी के आम होने के बावजूद भी वे अंततः कहलाते आम ही हैं। तो उसी प्रकार से बुद्धि आदि भी सजातीय अनेकता संभव है क्योंकि वे प्रत्येक आत्म तत्व के साथ भिन्न है। आश्रितम, सृष्टि के विकास क्रम को देखें तो बुद्धि से लेकर जितने भी तत्व सांख्य ने स्वीकार किए हैं वे अपने कारणों पर आश्रित रहते हैं। हम पूर्व में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक तत्व अपने से पूर्व के तत्व पर निर्भर करता है। पूर्व का तत्व कारण और उससे उत्पन्न होने वाला तत्व कार्य रूप में जाना जाता है। लिंगम, यानी यहाँ लिंग से तात्पर्य है हेतु या कारण। व्यक्त प्रकृति अंततः मूल प्रकृति में मिल जाने के कारण ही हेतु व्याख्यात की जाती है। साअवयव, सावयव अर्थात सावयव का मतलब होता है जहाँ किन्हीं दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ों का संयोग होता है, मिश्रण होता है, जो अपने ही प्रकार के अन्य भेदों के साथ मिश्रित हो सके, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश आदि मिश्रित होते हैं। परतंत्रम, पर मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण पर आश्रित होता है और कारण की सहायता से ही वह कार्य रूप में परिवर्तित होता है। तो व्यक्त प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपनी उत्पत्ति के लिहाज से परतंत्र है। विपरीतम, यहाँ अगेन विपरीतम का अर्थ है जो व्यक्त अव्यक्त से विपरीत है। वह प्रकृति जो अव्यक्त नहीं है, यानी व्यक्त वह है जो अव्यक्त के विपरीत है। अव्यक्त कारण रहित होने से नित्य, व्यापक, निष्क्रिय है, जबकि महद आदि के उत्पादन से पूरी तरह से स्वतंत्र होने से यह सिद्ध हो गया कि व्यक्त अव्यक्त से विपरीत है। तो ये तो लक्षण रहे व्यक्त प्रकृति के। अब हम अव्यक्त प्रकृति के अगर लक्षणों की बात करें तो पहला है कारण रहित। हम जब व्यक्त प्रकृति की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो व्यक्त प्रकृति है उससे अनेक तत्वों की उत्पत्ति होती है और वह स्वयं भी मूल प्रकृति से उत्पन्न होती है। परंतु जो अव्यक्त प्रकृति है वह किसी भी व्यक्त प्रकृति जैसे कार्यकारण की श्रृंखला में होने से सकारण होती है, उस तरीके से अव्यक्त प्रकृति का कोई कारण नहीं होता है, उसको किसी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। व्यापक, हमने पूर्व में देखा था, व्यापक वह तत्व होता है जो सर्वगत होता है, जो सब स्थानों पर पाया जाता है। व्यक्त प्रकृति के समान कहीं है अथवा कहीं नहीं है इस रूप में वह नहीं होता है। निष्क्रियम, व्यक्त प्रकृति क्योंकि वह सृष्टि का निर्माण करती है, एक से अधिक तत्वों की उत्पत्ति करती है, इसलिए वह सक्रिय होती है। परंतु महत से लेकर सूक्ष्म तन्मात्राओं तक जो व्यक्त है वह सर्वगत होती है, परंतु अव्यक्त प्रकृति
इन तीनों लोकों में इधर उधर संचरण नहीं करते हैं। यही कारण है कि व्यापक तत्व संचरण नहीं करने से निष्क्रिय होते हैं। व्यक्त प्रकृति अनेक है। हम जब आगे विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियाएं, तामसिक अहंकार से फिर 10 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो व्यक्त प्रकृति एक से अनेकता की ओर अग्रसर होती है, जबकि जो अव्यक्त प्रकृति है उसका कोई भी सजातीय नहीं होने से वह एक ही होती है। अनाश्रितम, व्यक्त प्रकृति में क्योंकि कार्य कारण की श्रृंखला होती है तो प्रत्येक तत्व अपने से पूर्व के कारण पर आश्रित होता है, जबकि अव्यक्त प्रकृति का कोई कारण नहीं होता है, इसलिए वह अनाश्रित होती है, अर्थात वह किसी पर निर्भर नहीं करती है, वह परतंत्र नहीं होती है। जो अगली इसकी विशेषता है अव्यक्त प्रकृति की, वह है अलिंगम। अलिंगम का अर्थ है कि जिसका कोई हेतु अथवा कारण नहीं होता है। मूल प्रकृति भी इसका कहीं भी तिरोभाव नहीं होता है, इसलिए वह अलिंगम है। अव्यक्त प्रकृति व्यक्त प्रकृति से इस भेद में अलग ही है कि व्यक्त प्रकृति उत्पन्न होती है तो उसका आविर्भाव होता है, और जब वह नष्ट होती है तो वह तिरोभाव में चली जाती है, जबकि अव्यक्त प्रकृति न उसका आविर्भाव होता है और ना ही उसका तिरोभाव होता है। फिर है अवयव रहितम। हमने पूर्व में देखा था सावयव का अर्थ होता है कि जो किन्हीं चीज़ों का या किन्हीं तत्वों का मिश्रण होता है वह अवयव सावयव कहलाता है, जबकि इसके विपरीत जो अवयव रहित है वह प्रधान होती है, मूल होती है, उसमें किसी भी अन्य तत्वों का मिश्रण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रम। अगेन वही बात है कि क्योंकि इसका कोई कारण नहीं होता है, ये कार्य कारण की श्रृंखला से परे होती है, न इससे किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है न इसका कोई कारण होता है, इसलिए यह स्वतंत्र होती है, उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। धन्यवाद।